हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता है। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 है वृत्त, ठीक है, उसको वृत्त यानी सर्कल, उस पर हम लोग बेस्ड कुछ थ्योरीज देखी थी और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखे थे, ठीक है। तो हम लोग उसी पे आज एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखा था। 9.3 के 4 क्वेश्चंस को देखा था, ठीक है। तो उसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखे हैं, इस चैप्टर के जो मैंने 7 लेक्चर इसके पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के 4 क्वेश्चंस के पहले में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक साथ एक स्वर में उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सद्बुद्धि का मंत्र है। इसे प्रार्थना की गई है, हे भगवान, इसका मैं अर्थ बता दूं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, ठीक है। तो जब भी आप लोग पढ़ने बैठा करिए तो आप लोग इस गायत्री मंत्र को जरूर कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए या लिख लीजिए, लिखना चाहिए। और प्रार्थना हमेशा ये करनी चाहिए, उसकी भावना जो उसका अर्थ है, अर्थ की भावना करते रहिए। या आप कह सकते हैं कि हे माता गायत्री, हमको सद्बुद्धि दीजिए, सद्विचार दीजिए। बस इतनी प्रार्थना करिए और फिर आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, मैंने 5वां क्वेश्चन लिख दिया, 5, 6, 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको गायत्री मंत्र को आप लोग रोज वैसे भी किया करिए। मैं बच्चों को करवाता हूँ अपने क्लासेस में, बच्चों को कहता हूँ, बच्चे करते ही हैं। तो आप लोग सुबह जैसे उठते हैं, चलिए थोड़ी देर अध्यात्म का बात हो जाए तो उसमें पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सुबह जब भी आप उठिए बिस्तर बैठ जाइए, ठीक है। उठते ही जब भी अपनी खुलती कोशिश करिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए, ठीक है। उठते ही बिस्तर बैठ जाइए, उठते हुए सूर्य का ध्यान करिए, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और पढ़ने के बाद 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, ऐसे किया, उसको प्रणाम कर दिया, ऐसे मंत्र लगा लिया, ठीक है। भावना करनी चाहिए कि सूर्य का तेज मेरे अंदर आ गया, ठीक। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करिए नीचे और ठीक है, और तुरंत जो है अपने जो आपके घर में बड़े हैं उनका पैर चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। करने के बाद तुरंत जाइए किचन में अपने रसोई घर में, तुरंत पानी पीजिए, 2-3 गिलास, 2 गिलास कम से कम पीजिए, ठीक है। हल्का गुनगुना कर सकते हैं तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, रोज़ करिए। उसके बाद आप लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, मंजन करते हैं, जो भी करते हैं वो करिए। व्यायाम करना चाहिए कम से कम 10 मिनट व्यायाम करिए। उसी में प्राणायाम कम से कम 3 बार करना चाहिए, ठीक है। प्राणायाम करके नहा धो करके, ठीक है, शरीर आपने नहा धो ली, शरीर स्वच्छ हो गया। शरीर तो स्वच्छ हो गया कि मन को कैसे स्वच्छ करें, मन को भी स्वच्छ करना जरूरी है। उसके लिए नहाने धोने के बाद अपने देवता जो जिस भी फोटो लगा रखे होंगे, है ना, तो अपने देवता की पूजा करिए। और वहाँ पर अगर गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं कम से कम 11 बार, ठीक है। 24 बार करना चाहिए, वैसे कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 11 बार गायत्री मंत्र करिए, ठीक है। और 1 लोटा रखिए जल, ठीक है। उसको ले जा करके तुलसी माता का पेड़ लगाइए अपने घर में, ठीक है। और वहाँ पे जल चढ़ा दीजिए, सूर्य देवता के तरफ ध्यान करके अर्घ्य करना चाहिए, ठीक है। इसे करिए, इससे आपकी सद्बुद्धि भी बढ़ती है, ठीक है। इसे रोज किया करिए, करना चाहिए, इससे आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, इससे आपका पढ़ने में मन लगेगा, एकाग्रचित मन हो जाएगा, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठिए जो है, हम तो गायत्री मंत्र लिखते हैं, इतने साल हो गई है, 43 ईयर्स हो गई है, मैं बचपन से लिखता हूँ। आप लोगों को भी लिखना चाहिए गायत्री मंत्र, ठीक है। तो इसको रोज लिखते रहा करिए आप लोग। जब पढ़ने बैठें तो कम से कम 5 बार या 11 बार लिख लेना चाहिए, उसका पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। चलिए और भी चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आपके देखिएगा आपके अंदर सकारात्मक चेंज आएगा। मतलब जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो आपको गलत सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ आपको पॉजिटिव में बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए गायत्री मंत्र करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही आपको जो हर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है ना।
जब सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ गई तो आप अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छा करने के सोचेंगे, ठीक है, अच्छा करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, है ना। आदमी कहा भी गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है, और वैसा करता है तो वैसा ही बन जाता है। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छे बन जाएंगे, है ना। इसलिए कहा भी गया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सबसे पहले आज विश्व की सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हम लोग अपना नहीं सुधारना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। पहले खुद बदलिए, ठीक है, आप बदलेंगे तो अपने आप सब कुछ पॉजिटिव होती चली जाएगी और आप दूसरों को भी जो है प्रकाश देते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी विश्वास के आधार पर हम लोग आपसे जो है आशा भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आचरण जरूर किया करिए, चाहे जो जिस भी धर्म के हों, जो करना चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि का मंत्र, सद्बुद्धि सबको चाहिए, है ना, करना चाहिए। चलिए क्लास आज 9.3 के हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन लिखा है और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना समय रहेगा इसे हम लोग लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पांचवा में ये क्वेश्चन एक बना हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक आकृति बनी हुई है। जब आकृति में ABCD 4 बिंदु है, ABCD 4 बिंदु है, ठीक है। AC और BD एक बिंदु E पर कट करते हैं, AC A से C ये है और B से D एक बिंदु E पर कट करते हैं, ठीक है। और क्या कहा है, BEC एंगल BEC दिया 130 अंश और ECD ये कहा ECD ये 20 अंश दिया हुआ है। तो आपको BAC का मान ज्ञात करना है, BAC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो है ये व्यास नहीं है, कुछ कहा नहीं व्यास का, ठीक है। तो इसको एंगल आपको निकालना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से फिगर बना, बड़ा फिगर बना दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए। एक ऐसा बड़ा था, ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये वृत्त बना हुआ है। और क्या कह रहा है कि इसमें कोई ऐसा कोई एक रेखा मतलब ऐसी है, ठीक है। और ये ऐसा फिगर बना हुआ है और एक पॉइंट मतलब ये कट कर रहा है, इसी पे इसको कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम E दिया है, इस पॉइंट का नाम A दिया है और इस पॉइंट का नाम D दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से इसको मिला दिया है और इस पॉइंट से इसको मिला दिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया है इसमें B, इस पॉइंट का नाम दे दिया है C, ठीक है। और बस इतना दिया हुआ है। अच्छा, ये जो कोण देखिए, ये वाला कोण यहाँ से रखे 130 अंश दिया है, 130 अंश। और जो ये वाला कोण अंदर वाला, ये इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये दिया है 20 अंश, ठीक है। अब आपसे पूछ कौन सा तोड़ रहा है, BAC एंगल BAC आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। एंगल आपको निकालना है BAC, कैसे करेंगे इस, कुछ आप लोग सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही। अगर आपको आ रहा है वीडियो पॉज करिए, पहले दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे वीडियो को देखिएगा, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। सोचिए पहले, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए ये DC है, DC पे कोण अगर ये मिल जाए तो दिमाग लगाइए जिससे काम बने। या आप देखिए ये BC है, ये एक BC वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड पे स्थित कोण एक कोण पे ये वाला है BAC और इसी वृत्तखंड पे ये वाला है। तो ये ऐसे करते हुए यहाँ मिल गया, ये वाला ऐसे मिल गया, तो ये वाला कोण ये कोण के बराबर होंगे, है ना। ये कोण अगर फाइंड हो जाए तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ये तो पूछा है BAC, तो ये वाला कोण कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये एक सीधी रेखा है, देखा जाए तो एक सीधी रेखा है, तो जो सीधी रेखा है तो BEC 130 अंश है, तो ये 180 होगा पूरा। 180 में से 130 घटा दें तो ये 50 अंश आ जाएगा, ये 50 अंश आ जाएगा, ये 50 अंश है, ये 20 है, 50 70 हुआ, 70 हुआ, हाँ। और इसके छोटे रेक्टेंगल में देखिए ECD में, तो ये 50 से मिल जाएगा, 50 और 20 70, तो ये कितना होगा, तीसरा वाला 110 होगा, क्योंकि 180 में से जब इन दोनों को जोड़ घटा देंगे तो इधर वाला मिल जाएगा, D वाला कोण मिल जाएगा। D मिल जाएगा तो A मिल जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में है, BC का एक ही वृत्तखंड में, कोण आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकालिए सीधे सीधे, ठीक है। देखिए BD एक सीधी लाइन है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखिए DEC एंगल DEC, ये DEC है ना, ये निकालना है। क्या होगा, 180 में से 130 घटा देंगे, मतलब ये वाला एंगल BEC क्यों घटा है, कि सीधी रेखा लिख दे रहा है, क्योंकि BD
BD एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 वाला नहीं होगा, इसीलिए ये हो गया। अच्छा, तो BEC की वैल्यू है 130 अंश, 180 अंश माइनस 130 अंश, ठीक है। तो 30 अंश पे कितना आ गया 50 अंश। कौन सा एंगल है? एंगल DEC। अब बताइए अंदर वाला DEC मिल गया, ये मिल गया, तो ये नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज DEC में, है ना, DEC में दो कोण तो आपको मालूम चल गया, एक कोण ये है, एक कोण इधर 20 है, तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो EDC बराबर एंगल, मैं लिख रहा हूँ एंगल EDC बराबर, देखिए EDC बराबर क्या होगा, देखिए DEC मालूम है ना, तीनों कोणों का प्लस 80 होता है, ठीक है। कौन सा घटाएंगे जोड़ करके? इधर वाला ECD प्लस DEC, ठीक है। मतलब ये वाला जोड़ दिया, वो करते हैं DEC प्लस नीचे वाला ECD, एंगल ECD, ठीक। 180 अंश ये होता ही है, और DEC कितना है ये भी आपने निकाला है 50 प्लस ECD 20 अंश दिया हुआ है, ठीक, बराबर 180 माइनस 70, ठीक, बराबर 110 अंश। कौन सा एंगल? EDC मिल गया 110 अंश, ठीक है। EDC, ठीक है। EDC ही आपका BDC, इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, एंगल BDC, है। और ये BDC है, यहाँ E से कहते हैं, बात तो वही। तो ये EDC आपको मिल गया 110 अंश, ठीक है। कितना मिल गया EDC? 110 अंश, ये वाला, और ये भी बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं इस जगह पे, चूंकि त्रिभुज के, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज के तीनों अंत, ऐसे मालूम है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका है लिखना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे? इस जगह ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर करके लिखिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। एरो लगा दे रहा हूँ इस जगह पे, ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब BAC, एंगल BAC, ये पूछा है BAC, ये बराबर किसके होगा? एंगल BDC के, क्यों? एक ही वृत्तखंड की ओर, एक ही वृत्तखंड क्या है? BC के ओर, है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ब्रैकेट आप लिख दीजिए, एक ही वृत्तखंड, ब्रैकेट लिख दीजिए, कौन सा वृत्तखंड है आपको दिखा रहा है? BC। तो BC, देखिए BC के ही तो बन रहा है, BC पे कोण A बन रहा है और BC पे कोण D बन रहा है, दोनों एक ही वृत्तखंड पे हैं, दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। बराबर का निशान है, ठीक। तो इसलिए, और BDC और आपने अभी जस्ट निकाला है, BDC को ही BDC बोल रहे हैं, 110 अंश, 110 अंश, ठीक है। ये आपको निकालना था, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखिए सीधे से फिर से एक बार देख लीजिए, BD एक सीधी लाइन, तो ये 130 यहाँ से ये वाला है ना, BEC है, तो ये कितना निकला? भाई 180 में से 50 घटा देंगे, 50 अंश आ जाएगा, ये 50, ये 20, तो ये 110 आ जाएगा। तो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये 50 आ गया, 20 70 हो गया, घटाएंगे 180 में से, तो 110 बचेगा, तो यानी BDC बराबर कितना आ गया? 110 अंश। जब D है तो कोण A बराबर होगा, क्यों? क्योंकि BC के एक ही तो इधर एक ही हो रहा है ना, एक ही वृत्तखंड में है, तो BC के इधर जो 110 है तो वही 110 ये भी हो जाएगा, है ना। एक ही वृत्तखंड में कोण स्थित कोण बराबर होता है, इसलिए, ठीक है।
मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया है? अगर जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। समझा तो दिया हूँ, 2 बार समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा रहा हूँ। तो गायत्री मंत्र आप लोग जरूर किया करिएगा, ठीक है। सद्बुद्धि का मंत्र है जो मैंने आपको बताया है, इसको आप करिए, कोशिश करिए, कई बार बोलिए, जैसे ये कर लिया, ठीक। इसके बाद जब भी खाना खाने बैठते हैं, मन में ही 3 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए, वहाँ 3 बार आपका हो गया, ठीक है। शाम के टाइम भी आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र। पूजा का टाइम बना लीजिए, हल्का सर जो सूर्यास्त होता है, हल्का अंधेरा होता है, होने वाला हो, उसी टाइम जो है पूजा कर लीजिए, बैठ करके 24 बार कर लीजिए, इसको करिए, कर सकते हैं, ठीक है। रात में सोते समय भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, मैंने दिन भर क्या किया है ना, कुछ गलत कार्य तो नहीं किया है। वो जो गलत कार्य किया तो अगले दिन संकल्प ले लीजिए कि अगले दिन मैं उसको नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं जो कि चक्रीय चतुर्भुज होगा, वृत्त के अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ, चक्रीय चतुर्भुज है मतलब एक वृत्त के अंदर ही है सब, ठीक। एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, अच्छा क्या, अच्छा जिसके विकर्ण, तो उसके जो विकर्ण खींचेंगे एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेंगे? E पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक। फिर कह रहा है एंगल DBC 70 और BAC 30 हो तो BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो, AB बराबर BC हो तो ECD ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। पहले तो छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। पहले चतुर्भुज बनाते हैं, एक चलिए चतुर्भुज बना दिया, आ जाना चाहिए, मैंने नीचे लगा दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसके विकर्ण है ABCD और इसमें क्या कह रहा है? AB और BC कह रहा है। चलिए ये मिला दिए, 2 हो गया, बराबर कर रहा है AB, मान लीजिए इसको AB कर रहा है, इसको पढ़ता नीचे करते हैं, बराबर लिखा, ठीक है। ABCD, ठीक है। देखिए क्या कहना है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे पे E पे काट करते हैं, एंगल दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और कहा है AB और BC, मतलब जो AB है ये AB और BC के बराबर है, जैसे मैंने इसको बराबर खींचा है, ठीक है, लगभग बराबर खींचा है। और विकर्ण जब भी होंगे इसका अपोजिट में मिला देंगे। तो चलिए एक विकर्ण मान लीजिए ये हो गया, B से D में लगा दिया, और एक विकर्ण हो गया A से C, तो सीधी खींच लीजिएगा, प्रत्यक्ष हो जा रहा है, सीधा खींचिएगा, ठीक है। ठीक है, सीधा खींच गया, मान लीजिए सीधा है। एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? E पर, चलिए E पर कट कर रहा है, ठीक है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जिसके विकर्ण ये हो गया, बिंदु E पर कट कर रहा है। यदि DBC देखिए DBC कितना दिया? 70, ये एंगल जो दिया है आपका 70 अंश, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 70 अंश, और BAC 30 अंश, ये वाला कोण देखिए, ये कोण में कह रहा है कितना? 30 अंश, दिख रहा है 30, इधर लिख दिया, बाहर लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये जो कोण कह रहा है 30 अंश है, ठीक है, ठीक है। ये वाला कोण B, एक पॉइंट B है ना, देखिए BAC कह रहा है, BAC 30 अंश, और कौन सा निकालना है कोण? BCD आपको फाइंड करना है एंगल BCD, ये आपको निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा है? एक चीज और दे रखा है, AB बराबर BC, ये दिया हुआ है, चलिए। अच्छा
तो BCT ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ECD भी ज्ञात करना क्या है, ECD भी निकालिए। और क्या आपसे पूछा है, एंगल, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, AB बराबर BC दिया हुआ है, एंगल पूछा है ECD, दो आंसर पूछा है आपसे, एक तो एंगल BCD पूछा है पूरा वाला, और एक पूछा है ECD, ठीक है। और ये कोण आपको जो दिया हुआ, देखिए मैंने एरो लगा दिया है, ये वाला कोण, इस कोण का वैल्यू है 30 अंश, ठीक है, ये वाला कोण 30 अंश दिया, ठीक है। ये निकालना है BCD, यानी BCD ये निकालना है, अच्छा, और ECD निकालना है, ठीक। कैसे कर देंगे थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक वृत्त है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ठीक। ABCD में क्या कहा है, AB बराबर, ये रेड से मैंने दिखा दिया, AB बराबर BC है, AB बराबर BC, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ये वाला कोण दिया हुआ है BAC दिया है 30 अंश, और CBD दिया है ना, CBD या DBC मतलब DBC 70 अंश दिया हुआ है। अब आपसे ये इन दोनों कोणों का मान कह रहा है, ठीक है। कैसे किया जाए सोचिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, सोच करके अपने मन से लगाने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तब इसको मेरा देखिएगा, ठीक है। पहले अपना दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग लगाने से थोड़ा दिमाग खर्चा करेंगे, दिमाग बढ़ेगा ही, है ना। नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे आप लोग प्रयास कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखता हूँ, देखिए। अच्छा ये बताइए, जब AB बराबर BC अगर है, दो भुजा बराबर है, और ये त्रिभुज मिल रहा है, तो नहीं ABC में अगर दो भुजा बराबर हैं, दो कोण बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। AB के सामने की जो कोण हो वही कोण BC के सामने के बराबर होना चाहिए। तो BC के सामने वाला कोण क्या है, कोण A, देखिए इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये 30 अंश है, ये 30 अंश है, और इसके सामने ये वाला कोण, नहीं इसका मतलब कि ये कोण 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, BCA, ठीक है, बन जाएगा। तो ये कोण तो ये मिल जाएगा 30 अंश। अच्छा, पूछा क्या है आपसे, ECD, अच्छा, और BCD पूरा BCD। अच्छा, ये 30 अंश हो गया। चलिए अब ये इधर वाला 30 आ गया, इधर वाला निकाल दें, काम बन जाए, ठीक है। जो पहले हमको मिल गया तो उसको लिख ही लेते हैं, जितनी चीजें मिल जा रही हैं उतना लिखते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC में, मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूँ क्योंकि जगह उस तक कम पड़े, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा, ABC में, ABC में, ABC में क्या है, AB बराबर BC दिया हुआ है, क्योंकि AB बराबर BC, तो दो कोण बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि AB बराबर BC, इसलिए इसके सामने के कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके सामने कोण कौन सा है, BAC बराबर, ठीक है, BCE लिख दे रहा है क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, ये तो मालूम ही है, ठीक है। BCA बराबर एंगल BCA बराबर एंगल किसके होगा, BAC के, ठीक है। समझ आ रहा है। जब AB बराबर BC है ना, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जब दो भुजाएं बराबर हैं एक त्रिभुज की, तो सामने कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए BCA बराबर क्या होगा, BAC होगा, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ BAC 30 अंश, ठीक है। तो इससे आपको मिल गया BCA मिल गया, फिर एक चीज तो मिल गया BCA 30 अंश, ठीक है। अच्छा, BCA, ये आंसर तो नहीं है लेकिन ये हमको मिल गया, एक एंगल BCA मिल गया 30 अंश। अच्छा, अब कुछ और दिमाग लगाया जाए, है ना। ये देखिए, ये BC एक जीवा है, तो BC पे इसको मिला, ऐसे मिलते हुए एक ये बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, देखिए ये BC है, BC पे भी देखिए ये वाला कोण इसे मिलाते हैं तो यहाँ मिल रहा है D पे, और ये BC को ऐसे मिला रहा है यहाँ बन रहा है, तो एक ही वृत्तखंड में कोण हो गया। तो एंगल BAC बराबर
BDC होगा, तो यानी ये कितना कोण हो जाएगा इधर वाला, ये 30 है तो 30 अंश ये भी हो जाएगा। ठीक, जब ये 30 अंश मिल गया तो ये कोण तो निकल ही जाएगा। ये कितना 30 आ रहा है, ये 30, ये 70, 30 70 हो जाए 100, 100 में से घट 180 में से घटा देंगे तो ये 80 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये एक आंसर तो मिल जाएगा BCD। ठीक, और दूसरा भी आंसर मिल जाएगा। जब ये पूरा आपको मिल गया BCD पूरा कितना 100 30 70 100 आया। ठीक है, तो जब ये 70 आया और ये कोण बराबर होगा तो ये 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश आएगा। ठीक, जब ये 30 अंश आ जाएगा, ये 70 है तो ये पूरा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, BCD निकल जाएगा। BCD किससे, 180 में से इन दोनों जोड़ लें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 180 में से जब 100 घटाएंगे बचेगा 80, तो ये पूरा कोण आ गया BCD 80, तो BCD और 80 आंसर हो गया। अब पूछ रहा है ECD, इधर वाला तो हम निकाले, इधर वाला 30, तो 80 से 30 घटा देंगे तो 85 वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, BDC, एंगल BDC, अभी बताएंगे, लिखेंगे एंगल BDC बराबर होगा एंगल किसके, किस एंगल होगा, BAC के होगा, BAC के। क्यों 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 लिखेंगे, रीजन, एक ही वृत्तखंड BC के, है ना, कोण, एक ही वृत्तखंड BC में, है ना, वृत्तखंड BC, इसके कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे एक ही दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक ही वृत्तखंड कौन सा है, BC, है ना, वृत्तखंड में BC लिख दे रहा हूँ, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण, स्थित कोण बराबर, या एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा, के कोण बराबर होते हैं। बड़ा ध्यान लगा रहा है, ये समझ में आया क्या। तो ये वाला कोण देखिए यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिला, 30 ये है तो 30 ये भी हो जाएगा, इसीलिए अभी BAC आपने यहाँ पहले से देखा था 30 अंश, ये 30 अंश दिया हुआ, ठीक है, 30, तो एंगल BDC बराबर 30 अंश। ठीक, तो ये आपको तो मिल गया, BDC मिला अभी ना, BDC मिला, आपको निकालना क्या है, BCD निकालना, ये बीच में। ठीक है, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, BCD है, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD है। ठीक है, तो कौन सा कोण निकालना है, BCD वाला, एंगल BCD बराबर क्या होगा, 180 अंश माइनस दोनों कोणों का योगफल। ठीक है, BCD निकालना है, तो ये वाला कोण, एंगल क्या लिख सकते हैं, CBD, एंगल CBD प्लस BDC, ठीक है, क्यों, एक क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल, चूंकि ऊपर लिख दीजिए, एरो लगा दे रहा है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि ऊपर लिख दीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, अब बार बार क्या लिखते हैं यहाँ पे, आप लिख दीजिए, चलिए समझ लिख दे रहा छोटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, बराबर 180 अंश ये है ही है, ठीक है, माइनस हटाया CBD 70 अंश दिया ही हुआ है, प्लस और BDC अभी आपने निकाला है 30 अंश। ठीक है, 70 30 100, ठीक है, 180 माइनस 100, ये बराबर कितना आ गया, 80 अंश। कौन सा एंगल आया, BCD, BCD निकालना था, तो एक आंसर तो आपको मिल गया, एक आंसर आपको तो ये मिल गया, मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक, अब कौन सा कह रहा है कोण, पूछ रहा है इसमें ECD,
एंगल ई सी डी बराबर, पूरे में से घटा दें इधर वाला अंदर वाला, तो ई सी डी बराबर क्या होगा, पूरा कोण बी सी डी बी सी डी बी है बी सी डी, ठीक, माइनस कौन सा कोण बी सी ई माइनस बी सी ई। अभी आपने बी सी ई निकाला कहीं पे, बी सी ई कहाँ निकाला है, बी डी सी, बी डी सी नहीं लिखा है, बी सी ए लिखा है। अच्छा कौन सा मैंने क्या लिखा, बी सी, अच्छा बी सी ई बराबर, देखिए बी सी ई का है चाहे बी सी ए बोले, बात वही इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बराबर एंगल, इसी के बराबर लिख दीजिए आगे यहाँ पे या नीचे लिख दे रहा है, चलिए एंगल क्या हो गया बी सी, ठीक है। देखिए ये बी सी ए का है या बी सी ई का, ये लाइन भाई यहाँ तक ही हम कह रहे हैं, क्या वहाँ तक कह रहे हैं 30, तो ये बी सी आपका 30 अंश आया, ठीक, और ये बी सी डी आपने निकाला है 80, ठीक, माइनस 30, ठीक है, ये 50, तो ये दूसरा आंसर आ गया जो पूछ रहा था, ई सी डी बराबर 50, थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे ठीक है, तो एक आंसर आपका ये वाला हो गया। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार, देखिए इस फिगर में जल्दी से देखिए, समझ में आ गया होगा वैसे, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। चलिए देखिए ये फिगर, ये क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी है, जिसके विकर्ण ई पे करते हैं, और उसमें दे रखा है ए बी बराबर बी सी दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कोण बी सी डी निकालने कह रहा है, और ये कह रहा है ई सी डी बताना है, ठीक है, कोण को। तो आप अब देखिए इसमें कैसे करना है, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, जब दो भुजा बराबर दी हैं तो इसके सामने कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, तो इसमें कौन सा कोण होगा, जो कोण ए है वही कोण इस जो अंतर वाला मतलब ये वाला कोण ई सी बी के बराबर, ये बी सी ई बराबर होगा, ठीक, तो ये 30 अंश है, तो ये 30 अंश हो गया, ठीक है, इसका हम कहीं यूज करेंगे बी सी और 30 अंश, भाई दो बजाय बराबर दिया इसमें मतलब होगा, इसका मतलब 30 अंश होगा, कहीं यूज कर लेंगे हम, ठीक है, बी सी ए या बी सी ई का है 32 अंश, ठीक। अच्छा अब आप देखिए ये BC है, तो BC को जब ऐसे कर रहा है तो यहाँ पे बिंदु D पे मिल रहा है, ये BC ऐसे करते हैं यहाँ बिंदु A पे मिल रहा है, तो इसका मतलब एक ही खंड के कोण बराबर होंगे, तो यानी इसका कोण जो 30 अंश, तो 30 अंश ये भी होगा, ये 30 अंश मिल गया, ये 70 है, तो पूरा कोण कितना निकल जाएगा, 70 30 होता है कितना 100, और तीनों कोणों का, ये तीनों कोण जो BDC है, इन कोणों का योगफल 180 अंश होगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये 70, ये 30 आ ही गया है, 70 30 हो गया 100, 100 को घटाएंगे इसमें से 180 में से, तो कितना आ गया 80, तो ये एक आंसर तो मिल गया, BCD बराबर 80 अंश मिल गया, देखिए BCD बराबर 80 अंश, तब ये 80 अंश पूरा मिल गया, और अभी हमने ये निकाला है BCE बराबर निकाला है कितना 30 अंश, तो 30 घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा 50, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मिटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपसे हैंड करके रेस करके पूछवा लेता, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट तो फिलहाल कंप्यूटर साइंस का हूँ, क्योंकि मैं एमटेक है मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैं मैथमेटिक्स और वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था CSIT का, ठीक है, तो मैं वहाँ पढ़ाता था, 7 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। फिलहाल अभी इस टाइम जो है मैं आप लोगों को फिलहाल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि क्लास 9 की है, क्योंकि मैं BSc भी है और BTech MTech भी है, तो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जरूरत पड़ने पे अगर आप लोग डिमांड करेंगे
तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही थे वहाँ पे, हेड डिपार्टमेंट थे, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्या प्रोग्रामिंग में कराता था, तो 7वां देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत होगा। चक्रीय चतुर्भुज बनाना है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, मतलब व्यास से जाना चाहिए, है मतलब विकर्ण जो है व्यास से जाए, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है बना देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक वृत्त तुम्हें बना ही दिया, ये बन गया, ठीक है, वृत्त बन गया। और इसमें कह रहा है कि जो चतुर्भुज बन रहा है उसके विकर्ण व्यास से जाना चाहिए, किससे जाना चाहिए, व्यास से, ठीक है। तो मैं एक बना दे रहा हूँ, फिलहाल एक आयत ही बनेगा, तो मैं आयत ही बना रहा हूँ, बाकी सिद्ध कर दूंगा, ठीक है। एक है ये मैंने बना दिया चतुर्भुज, ठीक है, ए बड़ा बड़ा लिख दिया होगा, ए बी सी डी, ठीक है। और जो इसके विकर्ण है, इसका सेंटर जो मान लीजिए ओ है, तो सेंटर जो है मतलब क्या कर रहा है, व्यास से जा रहा है, व्यास से जा रहा है विकर्ण, तो विकर्ण जाना चाहिए व्यास से, ये है और ये है, ठीक है। जो ओ है उसका सेंटर केंद्र, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देखिए, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास मतलब व्यास मतलब केंद्र से जाएगा विकर्ण, हाँ? तो वह सिद्ध करना है एक आयत, तो मैं लिख दे रहा हूं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है, विकर्ण BD और AC एक बिंदु O पर कट करता है, ठीक है। एक माना, तब लिख दिए एक चक्रीय चतुर्भुज, आपको सिद्ध करना है कि एक आयत है। आयत में क्या होता है, आयत में होता है कि जो आयत बनाते हैं तो ऐसे बनता है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, है ना, बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और ये कोण बनता है 90 अंश कोण, जो किनारे वाला कोण बनता है ABCD, ये सभी 90 अंश कोण बनते हैं, विकर्ण के बराबर नहीं होते हैं लेकिन ये बराबर होते हैं, है ना, किनारे वाला ये, है ना, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश, कोण A 90 होगा, कोण D 90 होगा, कोण C 90 होगा, कोण ये हम सिद्ध कर देंगे, काम बन जाएगा। तो यही कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक, विकर्ण क्या है कि BD, विकर्ण BD और AC विकर्ण BD और AC केंद्र O से जाते हैं, जब O से जाते हैं, केंद्र से मैंने लिख दिया केंद्र O से जाते हैं, तो अर्थात वो व्यास ही होगा, ठीक है, जो उसने कहा भी है, विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, हाँ, केंद्र O से जाता है, मैंने लिख दिया, इसका मतलब व्यास है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये आयत है, तो मैं लिख दे रहा हूं, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक आयत, ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि क्या होता है कि जो आयत होता है, ठीक है, तो जो इसके जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष वाले जो कोण होते हैं, यानी कोण A, कोण D, कोण C, कोण B, ये कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, हाँ? और किसी भी चतुर्भुज में बनाएंगे तो आप वर्ग में होते हैं 90 अंश, ठीक है। तो वर्ग में एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि ये सामने की भुजा भी बराबर, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत में ऐसी तो कोई बाउंडेशन नहीं है। आयत में तो सिर्फ होनी चाहिए क्या, 90 अंश है, तो आयत ऑटोमेटिक हो जाएगा, सामने की भुजाएं बराबर तो हो ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब जरा इसको देखिए, ध्यान से देखिए, BAC पर हमें आपने पढ़ा था, इसको अगर देखिए इस त्रिभुज को देखिए, किसी एक त्रिभुज को, ये ऐसे सब त्रिभुज किसी भी देख सकते हैं, फिर आप मैं एक त्रिभुज को देख रहा हूँ ABC, तो जरा त्रिभुज ABC में ये क्या है, व्यास है, और ये BAC क्या है,
90 अंश होगा, नहीं होगा। केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का दुगुना होता है, पूरा 180 अंश है तो 90 अंश होगा। वैसे भी और मैंने पढ़ाया भी है अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, एक प्रमेय बताया था अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो देखिए ये व्यास है तो अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, बी समकोण हो गया। इसी तरह ऊपर वाला लेंगे समकोण हो गया, डी हो गया। इसमें लें ये समकोण हो गया 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, तो चारों ही 90 हो गया, तो सीधे सीधे आयत बन गया। ठीक है, चलिए तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या कोण बी सी, मैं कोण बी लिख रहा हूं या कोण ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी बराबर 90 अंश। ठीक, क्यों 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 लिखेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। अच्छा, सिमिलरली एबीसी में लिया है, ऐसे आप एबीसी में लिए हैं, इधर वाले में ले लीजिए, एडीसी में ले लीजिए। इसी प्रकार आप डायरेक्ट लिख दीजिए, सभी आ जाएगा, सभी त्रिभुज में आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एबीसी 90 अंश है, इसी तरीके से एडीसी एंगल एडीसी बराबर 90 अंश आएगा, ये भी अर्धवृत्त में स्थित कोण है। अब ये देखिए इसको ले लीजिए, ये भी अर्धवृत्त में, हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे सब यही चीज लिखेंगे, यही चीज। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बी सी डी वाला भी एंगल आ जाएगा। इसी प्रकार आप लिखिएगा सिमिलरली, इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, एंगल कौन सा, बी सी डी, मतलब चारों ही कोण 90 अंश, बी सी डी बराबर 90 अंश। ठीक है, और चाहे तो इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको समीकरण को सेकंड डाल दीजिए, ठीक है, ये थर्ड डाल दीजिए, चौथा कौन सा बचा, सी बचा तो कोण ए लिख दीजिए। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर 90 अंश। ठीक है, चौथा समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सभी कोण बराबर हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से। ठीक है, क्या हो गया भाई, कोण बराबर हो गया, बी ए डी बराबर बी ए डी एडीसी एडीसी बराबर डी सी बी या बी सी डी लिख दें, बात वही है, बी सी डी बराबर बी एल बचा ए बी सी लिख दें, एंगल ए बी सी बराबर 90। जब सभी 90 अंश के आ गए शीर्ष वाले, अतः ए बी सी डी एक आयत है ना। आयत में क्या होते हैं, सभी कोण जो आपके शीर्ष वाले कोण होते हैं 90 अंश के होते हैं। अतः ए बी ए डी एक आयत, ठीक है। और वैसे भी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस त्रिभुज जैसे ठीक है, आपको ये समझ आ गया ना आयत वाला, ठीक है, तो इसी से आपको मतलब है, थोड़ी ध्यान दीजिए इसको आगे। अगर वर्ग सिद्ध करना होता तो हमको ये बीडी बीसी बराबर एडी सिद्ध करना होता, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी होती है ना, तो ये हमको सिद्ध करना था। और कौन से 7 क्वेश्चन हुए, तो आगे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस को मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इसको 7वां समझा दे रहे हैं एक बार जल्दी से, कुछ है ही नहीं है। क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण व्यास है, जिसके विकर्ण व्यास है, ये कहाँ है, तो विकर्ण व्यास है, इसका मतलब है कि वो केंद्र ओ से जाएगा, विकर्ण, ठीक है। तो मैंने चित्र वही चीज लिख दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है, वृत्त केंद्र ओ है और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट करते हैं, ठीक है, लिख दिया। मैं कोई भी त्रिभुज ले लूँ, एबीसी ले लिया, ठीक है। तो ये कोण एंगल जो बी वाला कोण है, एबीसी बराबर 90 अंश होगा, क्यों, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसी प्रकार से ये वाला कोण समकोण होगा, इस प्रकार से ये कोण समकोण होगा, इसी प्रकार से ये कोण समकोण होगा, ठीक है। तो चारों मिला दिए तो क्या हो गया भाई, चतुर्भुज के आमने सामने कोण भी बराबर होगा, इधर के बराबर होगा,
ये चारों ही बराबर हो गए 90 अंश, तो सीधे आयत बन गया। ठीक है, और किसी चतुर्भुज में ऐसा होता है 90 अंश, वर्ग में होता है, तो वर्ग को सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि आयत जो वर्ग होता है वो एक स्पेशल प्रकार का आयत होता है, क्योंकि चारों बराबर होती है, जबकि आयत में क्या होता है आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो 8वां, अच्छा अगला क्वेश्चन में मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने 8वां क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया। ये क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व करते हैं। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय चतुर्भुज है। वह चक्रीय चतुर्भुज। समलंब, तो समलंब आप जानते हैं, समलंब चतुर्भुज होता है ना, समलंब चतुर्भुज बनाए। क्या कह रहा है, समलंब की असमांतर भुजाएं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा कि दो भुजाएं जो है समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और दो भुजाएं असमांतर होते हैं, समांतर नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, चलिए हल देखते हैं क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाए। ये समलंब चतुर्भुज है, तो मैंने बताया कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं मतलब जो एक युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ऐसा कुछ करके होगा, मैं मान ले रहा हूं ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समलंब की असमांतर भुजाएं, एक समलंब की असमांतर भुजाएं हैं। ठीक है, ए मान लीजिए कोई बात मान लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक, यदि एक समलंब चतुर्भुज बन गया। समलंब चतुर्भुज में बताया कि जो आमने सामने की भुजाएं सिर्फ एक पेयर वो पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज समझ में आ रहा है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक जो पेयर होता है, एक पेयर में एक पेयर ये हो गया बीसी और पेयर। हाँ, तो समलंब चतुर्भुज में एक कोई जो पैरेलल जो सामने होगा, आमने सामने होगा, कोई एक पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा, दूसरा पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल कर सकते हैं लेकिन आमने सामने वाला पैरेलल होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अच्छा तो ये एक समलंब की असमांतर भुजा। असमांतर मतलब भुजा मतलब कि ये वाली। ठीक है, क्या कह रहा है, असमांतर भुजाएं बराबर हो, तो एडी बराबर बीसी कह रखा है। ठीक है, एडी बराबर बीसी कह रखा है। मैं इसको रेड पेन का यूज कर लूं। आपसे कह रहा है कि जो एडी है ये एडी बराबर बीसी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि चक्रीय है। क्या बनेगा, चक्रीय मतलब एक वृत्त से जाएगा, ये तो मतलब हुआ चक्रीय का। ठीक है, तो मैं इसमें एक रचना करूंगा। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं एक रचना करूंगा। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए लिखते चलता हूँ, फिर बताऊंगा। ये एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। एक समलंब चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है। ठीक, जिसकी असमांतर भुजाएं, असमांतर ये समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं और असमांतर भुजा ये। ठीक, तो इसकी समांतर भुजा ए बी और डी सी है, लिख दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। असमांतर भुजा दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है और जिसकी असमांतर भुजा असमांतर, ठीक है, असमांतर भुजा क्या है, ए बी बराबर बी सी है ना, दिया है। समांतर भुजा ए बी बराबर बी सी दिया है या है। असमांतर भुजा ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है। अतः तो इसलिए ए बी बराबर बी सी क्वेश्चन में दे रखा है, अतः ए बी बराबर बी सी दिया है।
असमांतर भुजा दिया हुआ, ये क्या रखा है देखिए, असमांतर भुजा AB और BC, ठीक है। तो मैं रेड से कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जो AD है इसी के पैरेलल एक मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच रहा हूँ, तो मैं रेड का यूज कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया E, क्या पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान लिया मैंने E, ठीक है। ठीक, अब मतलब इसी के पैरेलल खींचा है, ये पैरेलल, ठीक है। तो मैं लिखते चल रहा हूँ, AB AD के समांतर BE खींचा, रचना कर दिए, रचना क्या करा, AD के समांतर क्या खींचा, BE खींचा, BE क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कर रहे हैं कुछ कोण, इस कोण को हम कुछ मान ले रहे हैं जो आपका BEC है, ठीक है। तो चलिए मैं इस कोण को 1 मान लेता हूँ, इधर को 2 मान लिया, ठीक है, नाम दे दिया, ठीक है। मैं रेड से लिख रहा हूँ, माना, रचना में लिख दिया, माना एंगल DEB, कि बार बार एंगल लिखना पड़ेगा DEB, मैं सीधे 1 लिख दूंगा कोण, है ना। माना एंगल DEB बराबर 1, इस कोण का नाम 1 दे दिया, ठीक है। इसे खैर लिखा नहीं आता है, चलिए 1 अंश लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोण 1 लिख दीजिए, चलो लिख दिया, एंड और एंगल BEC, एंगल BEC बराबर, ठीक है, कोण 1 और 2 मान लिया इसलिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या करना है हमको। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए, मैंने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था ABCD दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें, ठीक है, ये समांतर, ठीक है, थोड़ा सा समांतर कितना था, इसके समांतर लग रहा है ना आपको, लग रहा होगा वैसे, थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा मैं सही से बना दूं, ठीक है, कि आपको लगना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, लग रहा होगा, चलिए आपको लग ही रहा है, थोड़ा बहुत तिरछा होगा तो समझ जाइए, तो मैंने लिख दिया है, चित्र सही से नहीं बना है भाई, समलंब चतुर्भुज बनाना था, समलंब चतुर्भुज बना दिया, AB पैरेलल टू BC, है ना। जब समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ जिसके समांतर भुजा AB और BC है, और AB पैरेलल, AB के पैरेलल क्या है, DC है, CD या DC, बात वही है, CD, ठीक है, DC लिखते हैं, क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज है तो एक भुजा पैरेलल होगी, समांतर होगी, तो मैंने लिख दिया AB पैरेलल टू DC हो गया, और असमांतर भुजा AD और BC है। दिया क्या है, AB जो असमांतर भुजा वो बराबर दिया हुआ है, इतनी चीज दिया हुआ था। मैंने क्या किया सिद्ध करने के लिए कि मैंने एक यहाँ से, एक सेकंड जरा थोड़ा कर दो, तो मैंने क्या किया कि जो ये दे रखा है आपका समांतर चतुर्भुज, अरे ये समलंब चतुर्भुज, इसके समांतर ये दिया ही हुआ है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा बराबर दिया हुआ है। मैंने बस क्या किया कि इस जो AD पैरेलल है इसके समांतर में एक दूसरी BE खींच दिया, ठीक है, और इस कोण का नाम 2 दे दिया, इस कोण का नाम 1 दे दिया, ठीक है। अब हम जरा बात करें ABED की बात करें, ठीक है, चतुर्भुज ABED की बात करें, चतुर्भुज ABED में, ठीक। अब आप बताइए, AB के समांतर DC है, तो AB के समांतर DE भी है, समांतर है, ठीक है, AB समांतर DE है, अच्छा, AB के समांतर DE है, AB समांतर है DE, ठीक, AB के समांतर DE है, अच्छा, और मैंने AB के समांतर BE खींचा है, ये तो क्या है, ये तो समांतर है ही, AB के समांतर ये DE है ना, तो पहले दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, AB समांतर BC है,
देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है समांतर है डी सी के, तो जो डी सी के समांतर थे इसको हम कोई भी रेखा ले लें इसके समांतर ही होगा ना, ये समांतर होगा, ए बी समांतर डी होगा, है ना। क्यों ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी के समांतर क्या है, डी सी है। तो ए बी के समांतर डी सी है तो ये पूरा समांतर है, हम चाहे इतना लें तभी तो समांतर ही होगा, इसलिए इसके समांतर होगा, ठीक। और इस चतुर्भुज में और एडी के समांतर मैंने बी खींचा है, मैंने लिखा है ना, ठीक है, एडी के समांतर बी खींचा है तो समांतर खींचे तो समांतर होगा, एडी समांतर बी, एडी समांतर बी, ये रचना ठीक है। पंद्रह भाई इसके समांतर तो ये दे रखा है ना, कैसे भाई इसके समांतर ये पूरी समांतर है तो इसका जो ये पूरा यहाँ से यहाँ का समांतर है, समांतर तो ये भी रहेगा ना, समांतर है समांतर तो यहाँ पे नामेंगे, यहाँ पे समान अंतर आएगा। और एडी के समांतर मैंने बी खींचा है, रचना किया है तो मैंने ये समांतर के, तो जब देखिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये चतुर्भुज जो होगा, एक चतुर्भुज हुआ समांतर चतुर्भुज हुआ, है ना। अतः ए डी ई सी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अतः ए डी ई बी, ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए तो समांतर चतुर्भुज होगा तो जो ये वाला कोण जो 1 लिखा है इसके सामने कोण ए होगा तो ए बराबर 1 वर्ग नहीं होगा ना। चलिए आगे जरूरत पड़ेगी, चलो इसको मैं लिख देना, छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे समझाऊंगा कैसे। चलिए अब क्या हो सकता है, जब हमने समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया तो समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ? तो इसका मतलब हुआ कि AD के बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो फिर हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो ADEB जो समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अतः वैसे मैं लिख रहा हूँ, अतः AD बराबर B होगा, AD बराबर BE होगा, इच्छा समझना है। अच्छा, और पहले से उसने AD बराबर क्या दे रखा है, AD बराबर BC दे रखा है, देखिए AD बराबर BC दे रखा है, ये तो हो गया। और AD बराबर BC दिया हुआ है पहले से, देखिए दिया, ठीक है। अच्छा AD गलती लिख दिया, AD होगा, है ना। देखिए मैंने लिखा AB पैरेलल BC DC था और ये दे रखा था AD बराबर BC, असमांतर भुजा बराबर लिखा था, AD बराबर BC, तो मैं इसका यूज कर लूंगा। देखिए AD बराबर B है, AD बराबर BC, इसका तो B बराबर BC हो गया, अर्थात ये B बराबर BC हो गया। अतः BE बराबर BC, इससे हमको एक चीज मिल गया कि इस त्रिभुज का मतलब, इस त्रिभुज में ये B बराबर BC हो गया, ठीक, ये चीज मिल गया, ठीक है। इससे हमको फायदा क्या होगा, देखिए हमको फायदा ये था, हमको क्यों इतना चीज कर रहे हैं कि ये बराबर में ये प्रूफ कर दे, समझी बहुत त्रिभुज बन जाएगा तो सामने कोण बराबर होंगे, तो जो ये कोण 2 है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, देखिए ये कोण 2 है तो ये भी कोण 2 होगा। भाई इस भुजा के सामने देखिए, इस भुजा के सामने कोण 2 है, इस वाले भुजा के सामने कोण क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। नंबर 2, इसके बाद जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आप देखें कोण 1 प्लस कोण A, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश भी होता है ना।
तो ये होगा कोण ए प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, ये होगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब हमको ये सिद्ध करते हैं कि कोण ए प्लस कोण ये वाला कोण जोड़ लें, दोनों का योगफल 180 अंश आ जाए तो हमारा बन जाए, ठीक है भाई। बी बराबर इसको हमने सिद्ध कर दिया, ठीक भाई। देखिए जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण जो मतलब एक वृत्त बनता है, तो वृत्त बनता है तो यानी क्या होता है कि ये कोण और ये कोण भाई वृत्त से अगर बन रहा है तो इसका इस कोण का योगफल और ये कोण का योगफल 180 अंश होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला अभी, जैसे समांतर चतुर्भुज के कोण का ये समांतर का नहीं बोल रहा है, गलत बोल दिया, समांतर का नहीं, चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो कोण ए कोण सी का मान 180 अंश होता है, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। फिलहाल इससे देखिए आपको एक चीज में प्रूव कर सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 180 अंश है कि नहीं, इन दोनों का ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सीधी रेखा है, तो 1 प्लस 2 180 अंश होगा, ठीक है, 180 अंश होगा, ठीक। तो कोण 1 अगर निकालें या कोण 2 निकालें तो कोण 2 बराबर होगा कोण 180 माइनस 1 होगा, ठीक है। कोण क्या, कौन सा कोण कह रहा हूं, कोण 1, ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब आपका ये BE बराबर BC यूज हो गया, ठीक है, तो BE बराबर BC मिल गया, ठीक है। तो अब जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, है ना, भुजा तो बराबर होती ही है, प्लस क्या होता है कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब DAB रख लेते हैं, यानी कोण ए लिखते हैं, सीधे सीधे कोण ए लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अतः एक तो ये भी होगा, और चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर क्या हो सकता है, कोण ए के होगा, कोण 1, कोण 1, ठीक है। देखिए क्यों, समांतर चतुर्भुज के सामने सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई, इसके कोण के सामने D के सामने वाला B है, B बराबर होगा A के सामने E वाला अंदर वाला, ठीक है, 1 बराबर होगा, वही मैं लिखा कोण A बराबर कोण A होगा, इसी में चल रहा है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, सामने का सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका हम कहीं यूज कर लेंगे अगर होगा तो, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैं समीकरण में फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, इस समीकरण को फर्स्ट डाल दे रहे हैं, इसी में आगे करके लिखिएगा डैश करके, इसको मैं फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या सिद्ध किया, देखिए अभी तक ABCD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया तो AD बराबर BE होगा, और BE जो पहले से दे रखा है किसके, BC के, ठीक है, AD बराबर BC का दे रखा है, और मैंने इसके अलावा ये सिद्ध किया है, ठीक है, इसलिए AD बराबर BC हो जाएगा, या BE बराबर BC, ठीक है। AD बराबर BE हमको मिल गया समांतर चतुर्भुज से, ठीक, और AD बराबर दिया था BC के, तो इसलिए हमको मिल गया क्या, BE बराबर BC। तो हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इससे हम कोण भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ट्रायंगल BEC, त्रिभुज BEC में, BEC में क्या होगा कोण, देखिए ये कोण जो 2 लिखा है, तो कोण ये कोण C के बराबर होगा, मतलब कोण C बराबर कोण 2, क्यों होगा, मैंने अभी जस्ट सिद्ध किया है कि ये वाली भुजा ये भुजा बराबर होगी, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण बराबर होंगे, तो कोण 2 बराबर कोण C होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये दो भुजा बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख या किसी भी त्रिभुज में लिख दीजिए, त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने कोण बराबर होंगे, हाँ इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, या सीधे से लिखिए कि किसी त्रिभुज में यदि त्रिभुज में
दो भुजाएं बराबर हों, भुजाएं बराबर हों तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे, सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण सी बराबर कोण हुआ। ठीक है, चलिए अब जरा इस जो ये बी है एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर जब ये कट कर रही है तो वन और टू क्या होगा, रैखिक युग्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण टू बराबर 180 हो जाएगा, है ना। मैं लिख रहा हूँ कोण वन प्लस कोण टू बराबर 180 होगा। क्यों, भाई सीधी रेखा पर कट कर रही है कोई, ये रैखिक युग्म होगा, इसलिए लिखते हैं बी ई एक रैखिक युग्म। ठीक है, बी ना लिख करके रैखिक युग्म से लिख दीजिए, तो बी लिखा है। ठीक है, रैखिक युग्म लिखिए। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक रेखा कोई जा रही है सीधी सी, कोई दूसरी रेखा कट कर रही है, तो जब कट कर रही है इधर वाला कोण प्लस ये कोण 180 होगा, ये रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, रेखा का युग्म, एक रेखा ये कट कर रही है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 होगा। जो 180 मतलब ये कोण 1 प्लस 2 देखिए सीधी रेखा है, सीधी रेखा कट कर रही है, तो भाई सीधी रेखा जो 180 कोण तो होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। अच्छा, कोण 2 को अभी आपने क्या माना है, कोण सी और कोण 2 प्रूफ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोण क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे कोण सी लिख सकते हैं बराबर 180। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ, कोण ए। ठीक, अच्छा अब जो कोण 1 है, कोण 1 आपका ए के बराबर, समीकरण फर्स्ट देखिए, इसे हम कोण ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख दीजिए कोण ए। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट माना है आपने, इसको माना है सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, अब देखिए, अभी आप जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए कोण 1a प्लस कोण c और 180 अंश हो गया, तो क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। जब ये 100 चतुर्भुज बन रहा है a d c b, तो 180 अंश ये हुआ, इन दोनों का योगफल 180 अंश तो वैसे ही होगा, है ना। 360 तो होता है, तो 180 प्लस 180 360, अतः बस एक ही सीधी किया था, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। अभी मैं इसको एक बार जल्दी समझा दूंगा, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पहली बार बताने में थोड़ा सा क्या लगता है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ फिर से, क्या करना है। ए बी सी डी क्या दिया था, समलंब चतुर्भुज दिया था। ठीक, समलंब दिया था, तो जिसमें समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये दो भुजाएं ए बी समांतर है, तो ए में लिख दिया ए पैरेलल टू डी सी समांतर। ठीक है, अच्छा असमांतर भुजा जो कह रहा है इससे बराबर है, असमांतर भुजा बराबर हो, ए डी बराबर बी सी ए दिया, ए डी बराबर बी सी दिया। ठीक है, इस समय अब हमको सिद्ध करना है ए डी सी बी या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। इसके लिए मैंने एक रचना किया, क्या रचना किया कि AD के समांतर एक रेखा खींच दिया BC BE, इसके समांतर मैंने खींच दिया। ठीक है, तो ये इसके समांतर हो गए, वही चीज मैंने लिख दिया AD के समांतर BE खींचा। अच्छा, फिर मैंने इस कोण का नाम 1 दे दिया, इस कोण का नाम 2 दे दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब इस चतुर्भुज की बात करिए ABED। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजा हो गई ABED में, मैंने इसके समांतर ये खींचा है, तो हाँ समांतर है। अच्छा, AB के समांतर ये पूरी DC है, हाँ, तो ये भी एक समांतर ही है। भाई समांतर मतलब समान है, समान अंतर मतलब यहाँ कोई सीधी रेखा, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर। ठीक है, तो AB के समांतर ये भी होगा D। ठीक, अर्थात ABED क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके समांतर ये तो मैंने खींचा ही है,
इसके समांतर ये पूरी है तो ये भी समांतर ही होगी, ठीक है, समांतर हो गए। बराबर की बात नहीं कर रहे, समांतर की बात कर रहे हैं, ठीक है, समांतर हो गए। तो समांतर चतुर्भुज बन गया, ए बी ई डी क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इसलिए ए बी बराबर डी होगा तो मुझे जरूरत नहीं है उसमें मैंने लिखा नहीं, ए डी बराबर बी होगा, ए डी बराबर बी होगा, ठीक। और पहले से दे रखा है ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। तो इसका मैंने यूज कर लिया इन दोनों का, इन दोनों से ए डी बराबर तो बी बराबर बी सी हो गया, बी बराबर बी सी, इसलिए हमको फाइंड हुआ, इसलिए जरूरत पड़ी बी बराबर बी सी, इससे हम कोण बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो जब बी बराबर बी सी हो गया, ठीक है, बी बराबर बी सी हो गया तो इसके सामने कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए कोण सी बराबर कोण 2 में यहाँ मिल जाएगा। तो चाहे हम ये लिख देते हैं उस चीज़ को, मैंने नीचे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल बी बराबर बी सी को मिल गया, ठीक। अच्छा, और समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो नहीं कोण ए बराबर कोण ए 1 होगा, तो इस समीकरण का नाम मैंने डाल दिया फर्स्ट समीकरण, नीचे मैंने पढ़ा है, आप इसको यहीं पे समीकरण फर्स्ट डाल दीजिएगा, ब्रैकेट यहाँ लगा के लिखिएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, कोण ए बराबर कोण 1 हो गया, ठीक। अच्छा, चलिए इस त्रिभुज में देख लेते हैं, कोण 2 बराबर जो होगा कोण इसके होगा, क्यों, क्योंकि यानी बी बराबर आपने बी सी सिद्ध किया है, बी बराबर बी सी, तो जब बी बराबर बी सी है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण 2 बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यहीं पे चाहते ये लाइन जो है तो हम यहीं पे लिख देते, कभी का मेरा बन जाता, ठीक है, बी कोण सी बराबर, ठीक है। चलिए अब हम इस त्रिभुज की छोड़िए, उसको छोड़िए, अब ये देखिए एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा में तिर्यक रेखा काटती है तो ये रेखा युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों का योगफल 180 अंश होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण ए बराबर क्या है, कोण ए के, और कोण 2 बराबर है कोण सी के, ठीक है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण ए देखिए ये वाला है, कोण सी ये वाला, तो देखिए एक चतुर्भुज, इसको हटा दीजिए, समझिए, हटा दीजिए, मतलब नहीं है मान समझिए, ए बी सी डी क्या हो गया, चतुर्भुज बन गया, और इसमें कोण 1 प्लस कोण सी की योगफल कितना है, 180 अंश, तो 180 अंश तो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इस तरह कोण बी और कोण डी का वैल्यू 180 होगा, ठीक है। तो इसलिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अब इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।